आनंद, एक चीज़ आप बताइए, जैसे आपकी बात को मैं थोड़ा कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि थोड़ा आपको लग भी रहा है कि हाँ कुछ एक सस्ता नहीं है, सब कुछ थोड़ा ऊपर आ गया है और कई सारी चीज़ों को हम डिस्काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरे को शॉर्ट करना हो या प्रॉफिट बुक भी करना हो तो कौन से सेक्टर या पर्टिकुलर शेयर, आप शेयर तो शायद नहीं बताएंगे, लेकिन सेक्टर कौन सा है जहाँ पर आपको ज़्यादा डाउट लग रहा है? देखिए, पैसा सभी सेक्टर से बना, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, यही होना चाहिए कि जिसमें ज़्यादा पैसा बना है वहाँ से प्रॉफिट बुक कर लें, या फिर कोई और चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं पर्टिकुलर सेक्टर्स में? देखिए, अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, और ये क्वेश्चन मार्क है कि आती है, कब आती है कि नहीं आती है, लेकिन अगर आती है तो वहाँ से ही आएगी जहाँ पे ज़्यादा लोग ओवरवेट पोजीशन है। तो इस वक्त मेरे हिसाब से ओवरवेट पोजीशन ज़्यादातर होगी हाउसिंग फाइनेंस में, एनबीएफसीज में, कुछ हद तक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, काफ़ी सारे शेयर्स ऐसे हैं जो काफ़ी भाग चुके हैं। तो इस तरह के शेयर्स पे ही ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है क्योंकि वहाँ पे ओनरशिप सबसे ज़्यादा है। ठीक है गौरव, इस बीच मार्केट के अंदर अगर उनको बैंक निफ्टी शॉर्ट करना हो तो क्या इन्हीं लेवल पे शॉर्ट किया जा सकता है? क्योंकि अब निफ्टी ऑलमोस्ट 8900 को तोड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है, वो 20,600 है। ये 20,600 के नीचे शॉर्ट करूं या फिर अभी भी रिस्क लिया जा सकता है शॉर्ट करने का बैंक निफ्टी? कि यहाँ पे तो शॉर्ट नहीं करना चाहिए, एक बाउंस बैक क्या आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। जैसे आपने कहा, एक सपोर्ट है 20,600 का, मल्टीपल सपोर्ट्स है, 20,600 हो गया, 20,450 हो गया, ये भी एक अच्छा महत्वपूर्ण सपोर्ट है। तो यहाँ पे रिस्क बहुत फेवरेबल नहीं है, मैं शॉर्ट भी चलाने दूंगा। ठीक है अनुज, आपकी रिकमेंडेशन क्या है मार्केट्स में? कौन सा शेयर आप शॉर्ट के लिए या फिर बाय के लिए भी चुन रहे हैं? आपकी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि अभी भी बाज़ार मुझे एक रेंज बाउंड लगता है, कहीं ना कहीं 8750, 8800 के एक लेवल लगते हैं जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं। हालांकि निफ्टी में कुछ सेल ऑफ देखने को मिल सकती है, बट मेरे स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन के हिसाब से मुझे रिलायंस इंफ्रा में एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट करता हूँ। एक बार उसमें 570, 572 की रेंज निगोशिएट होती है तो एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। हालांकि वो 580 के आसपास पिछले कुछ दिनों से टिक रहा है, बट मुझे लग रहा है इस बार के मूव में वो 580 के ऊपर के ब्रेकआउट देगा, तो रिलायंस इंफ्रा हो सकता है। बीएल में ओएफएस के बाद हमने काफ़ी 1570 के आसपास के लेवल से सेल ऑफ देखी थी, अब वो 1500-1520 की रेंज में एक बार कंसोलिडेट होते हुए दिखता है। लगता है कि आने वाले टाइम में एक बार 1535 को क्रॉस करता है तो 1620-1670 की रेंज के लिए एक बार टारगेट करेगा। तो मीडियम टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से मुझे लगता है इस सीरीज़ में हमारा जो ध्यान है वो बीएल पर है, और इस वक्त हम रिलायंस इंफ्रा को भी देख रहे हैं। इस बीच निफ्टी 8900 को टेस्ट कर रहा है बार बार, और निफ्टी बैंक ऑलरेडी अपने दिन के लोएस्ट लेवल पर है। और मिड कैप इंडेक्स को भी अगर आप देखें तो रुझान वही कमज़ोरी का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ हद तक लाजमी भी है, जिस तरह से चला भी है मार्केट और जिन लेवल्स पर है, अब ये हो भी सकता है। लेकिन आनंद, वैसे भी जो ट्रिगर है मार्केट के लिए इस पूरी सीरीज़ में, जो कि अपने आप में काफ़ी लंबी सीरीज़ है, वो सबसे बड़ा ऑब्वियसली होगा इलेक्शन के नतीजे। एंड जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के नतीजे आए उसके बाद हो सकता है, संभावना है कि शायद कोई अगर बुलिश व्यू लेना चाहे तो वो ये सोचे कि असेंबली इलेक्शंस में भी बीजेपी की टैली उतनी बुरी नहीं होगी जितनी मार्केट को डर था। आपका व्यू क्या है इस पर? मुझे नहीं लगता मार्केट को डर है कि टैली ख़राब रहेगी, एटलीस्ट यूपी में। बाकी इलेक्शन तो खैर उतने इम्पोर्टेंट शायद नहीं होंगे मार्केट के हिसाब से, लेकिन अगर आप यूपी में देखें तो जिस तरह से बाजार चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई रिस्क फैक्टर कर रहा है। जहाँ तक मुझे मालूम है, बीजेपी की खुद की उम्मीद ये है कि वो 200 के आसपास, 200 से 210 के बीच में उनको शायद सीट्स मिलें, जिससे गवर्नमेंट बना सकते हैं। लेकिन यूपी इतना कॉम्प्लेक्स स्टेट है कि, और कोई प्रॉपर सर्वे हुआ नहीं है, और 6 फेजेज़ में इलेक्शन हो रहे हैं, और हर फेज़ में इलेक्शन जो है वो ऐसी जगह पे हो रहे हैं जहाँ का जो माहौल है वो पिछले फेज़ से अलग रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई सेंसिबल फोरकास्ट किया जा सकता है यूपी के ऊपर। अगर वहाँ पर डेफिनेटली अगर भाजपा आती है तो बाज़ार उसको पॉजिटिव लेगा, नहीं आती है तो एक बार काफ़ी हद तक आप ये गिरावट भी समझ सकते हैं कि आ सकती है बाज़ार में। ठीक है अंचल हमारे साथ न्यूज़ रूम में जुड़ चुके हैं।
क्योंकि आज रिलायंस डिफेंस की एक डील हो सकती है, और इनफैक्ट डील क्या है, मतलब एक क्लैरिफिकेशन आएगा कि डिफेंस को लेकर उनके प्लान्स क्या हैं, और नागपुर इकाई को लेकर भी शायद कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं। थोड़ा पोस्ट मार्केट होगा, लेकिन कुछ एक इन्फॉर्मेशन और है अंचल के पास। अंचल बताएं क्या जानकारी है आपके पास? शुक्रिया डिम्पी, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन कॉल रहेगी आज एनालिस्ट के साथ। बेसिकली रिलायंस डिफेंस की कॉन कॉल रहेगी और इसमें करीब 100 से ज़्यादा एनालिस्ट मौजूद होंगे। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि डिफेंस कारोबार के लिए पहली कॉन कॉल रहेगी। इसमें काफ़ी चीज़ों पे अपडेट्स दिए जाएंगे, कारोबार किस तरह से कामकाज कर रहा है उसकी बात होगी, किन एवेन्यूज़ को आई किया जा रहा है उनकी बात की जाएगी। साथ ही साथ जैसा कि आपने कहा, नागपुर इकाई फोकस में रह सकती है इस बारी कॉन कॉल के, क्योंकि एक तो नागपुर इकाई को वहाँ पे विस्तार को लेके क्या रोड मैप है कंपनी का वो दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो राफेल फाइटर्स के उत्पादन की टाइमलाइन है उस पर भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन आती हुई दिखेंगी। तो अहम बात ये होगी कि पूरा ब्यौरा अपने डिफेंस कारोबार का आज कंपनी अपने एनालिस्ट के साथ शेयर करेगी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स इस पूरी कॉन कॉल से निकलती हुई आ सकती हैं। बिल्कुल, तो इस पर तो खैर नज़र रहेगी और वो रिलायंस डिफेंस में रिफ्लेक्ट कर भी रहा है। लेकिन आई थिंक जो LIC के Q3 नंबर्स हैं, कंपनी ने अभी प्रैक्टिस शुरू की है, एक बार सुन लेते हैं एक्चुअली LIC के चेयरमैन VK शर्मा क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इक्विटी में फिलहाल वो घटा सकते हैं इन्वेस्टमेंट। Like somebody wants to buy any product online, at present also we are having it, but it has to be in more friendly way. So for that we have created a mission office. बाकी जो छोटी जो और कौन कौन सी चीजें हैं मैं आग्रह करूंगा जरा आप इनको बताएं। मेरा पहला सवाल, हाँ पहला सवाल क्या था? एक मिनट। इन्वेस्टमेंट का जो अगले साल भी बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने कही है वो ये है कि हाल ही में मार्केट में जो रनअप देखा गया है उसके चलते LIC ने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लक्ष्य को घटाया है। यानी इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि मार्केट फिलहाल बहुत चल गया है और हमें थोड़ा रिस्क लग रहा है। यही क्वांटम वाले बता रहे हैं कि हमारे पास तो कैश के कैश होता है, यही कह रहे हैं। तो ये फिलहाल अच्छा, एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग कह रहे हैं कि उनको सरकारी बैंक को खरीदना चाहते हैं, लेकिन जो रेट वो खरीदना चाहते हैं वो रेट नहीं मिल रहा है। सरकारी कंपनी को सरकारी बैंक नहीं मिल रही है खरीदने के लिए। देखिए LIC मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ, इनका वो 40-45 हज़ार करोड़ के बीच का इन्वेस्टमेंट एनुअल रहता है इनका, जो कि रहता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, रिलायंस, अभी आनंद ने भी इनफैक्ट ये मुद्दा छेड़ा भी था कि क्योंकि फंड्स की ओनरशिप कम थी रिलायंस में, तो उस वजह से एक वो जो लेफ्ट आउट फीलिंग और सडनली एक जो प्रेशर फील होता है कि कहीं यार मेरे इन्वेस्टर ने पूछ लिया कि भैया आपके पोर्टफोलियो में क्यों नहीं था रिलायंस, या फिर आपके म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं था, तो उस वजह से ना कई फंड्स या फिर इवन LIC उन्हें पूरा फ़ायदा मिला नहीं है ये जो रनअप हुआ है उसका। अभी हाल ही में जो रनअप देखा गया है रिलायंस में उसका, अब LIC को ही देखिए, उनके हाथ से एक्चुअली तेज़ी निकली है रिलायंस की, क्योंकि उनकी होल्डिंग लगातार घटी है पिछले कुछ समय से अगर आप देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज में। पर खैर ये देखिए ये डुअल साइडेड होता है, क्योंकि कभी होल्डिंग आप ज़्यादा हो और स्टॉक अंडर परफॉर्म करे, जो कि रिलायंस में हुआ भी 3-4 साल तक तो कम से कम यही रहा। तब लोग पूछते भी हैं कि जो स्टॉक चल नहीं रहा आपने वो क्यों रखा हुआ है पोर्टफोलियो में। लेकिन जब चलता है तो खैर रिलायंस इसी तरह से चला, और ये फंड्स की दिक्कत भी है कि आप रखें या उसको नहीं रखें, इसलिए नीलेश ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। नीलेश, अभी आप रिलायंस में एक्सपोजर लेंगे क्या? आपकी भी वही फीलिंग है क्या कि आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाया? नहीं, मैं स्टॉक पे तो कमेंट नहीं कर सकता, बट हमने एटलीस्ट हमारा कभी एक्सपोजर रहा नहीं है इस ग्रुप में, एंड हम कंसिडर नहीं, एटलीस्ट पोर्टफोलियो कंसिडर नहीं करते, तो हमें ऐसा कोई लेफ्ट आउट फीलिंग ऐसा है नहीं इन दिस स्टॉक। एक बार चलिए बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेते हैं, बिकॉज बैंकिंग स्टॉक इस समय सबसे निचले लेवल पर है, 250 से ज़्यादा अंकों की गिरावट। और इसमें एक अहम अपडेट ये भी है इनफैक्ट कि अब देखना होगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस तरह के संकेत यूपी में दिए हैं कि अगर उनकी सरकार चुनी जाती है तो जो बैंकों पर किसानों का जो कर्ज है उसमें कुछ छूट दी जा सकती है, कुछ राहत दी जा सकती है। तो ये बड़ी खबर है अगर ये होता है, आई थिंक तो ये वाकई, एंड आई डोंट थिंक बैंकिंग सिस्टम इज़ प्रिपेयर्ड फॉर इट एट दिस पॉइंट। आनंद, आपका रिएक्शन क्या होगा इस पे? डिपेंड करता है किस तरह से लोन वेवर होता है। अगर गवर्नमेंट उसको बैंक को कॉम्पेंसेट करती है तो फिर बैंक के ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर बैंक खुद वेवर करने जाते हैं तो उससे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। ओवरऑल ये सबका मानना है कि बैंक लोन वेवर जो है
ये डिसिप्लिन, क्रेडिट डिसिप्लिन के लिए ख़राब चीज़ है। लेकिन ये हर बार हम देखते हैं कि जब इलेक्शन आता है तो कुछ ना कुछ आपको लुभाने के लिए वोटरों को आपको कुछ बोलना पड़ता है। मेरी उम्मीद यही रहेगी कि अगर बैंक फेवर होता भी है तो गवर्नमेंट से फंडिंग होती है और उसका प्रभाव यूपी गवर्नमेंट के एक्सचेकर में पड़ेगा बनिस्बत बैंक के ऊपर। दो हिस्सों में आप बांट सकते हैं प्रधानमंत्री का जो बयान है। पहला तो गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर है, ये किसानों के लिए एक अच्छी बात है और एक अच्छा वोट बैंक भी आप समझते हैं उत्तर प्रदेश में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कर्ज माफ़ हो जाता है तो बैंक, नो डाउट, सरकारी बैंकों पर ज़्यादा प्रेशर आएगा निजी बैंकों के मुकाबले। हालांकि कोऑपरेटिव बैंक की भी अच्छी खासी भूमिका है उत्तर प्रदेश के इस बार चुनावों के अंदर। और जो समाजवादी पार्टी है उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हुए जितने किसान थे उनसे कहा है कि उनका कर्ज वो भी माफ़ करने वाले हैं। तो कोऑपरेटिव बैंकिंग पे भी शायद थोड़ा प्रेशर ज़रूर आता हुआ दिखेगा। लेकिन नो डाउट बैंकिंग के अलावा टेलीकॉम एक और ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार यहाँ पर एक नई पॉलिसी भी लेके आना चाहती है और दूरसंचार विभाग इसके लिए पूरी तरह से काम कर रहा है। 2017 के अंदर इसको मंजूरी भी मिल सकती है और अब 4G नहीं बल्कि 5G को लेकर भी रोड मैप तैयार किया जा रहा है। टेलीकॉम कंपनीज पे आपका एक शेयर्स जो देखेंगे आप गौरव, उसमें देखिए जरा आपको कौन सा शेयर पसंद है, क्योंकि खबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए अभी फिलहाल अगर कोई स्टॉक जो मोमेंटम में भी है वो है आइडिया। थोड़े अगर डिप अगर आती है 114 115 तक अगर आता है तो आप 112 के स्टॉप से बाय कर सकते हैं। 122 125 के इसमें लक्ष्य होंगे। भारतीय एयरटेल से मैं थोड़ा फिलहाल अवॉइड करूंगा, मैं यहाँ पे थोड़ा प्रेशर्स में और देखने मिल सकता है। और आरको में अगर सस्टेन कर लेता है ये 37 38 के लेवल्स तो मुझे लगता है 10% का आपको उसमें देखने मिल सकता है। ठीक है, इस बीच गौरव एक चार्ट आप और देखिए केन इंडिया का, क्या ये 282 284 की रेंज को अगर ब्रेक नहीं करता है टूटने का कैंडिडेट है? मैं इसको STBT कर सकता हूँ। हमने F&O में भी इसका डाटा देख के कॉल समझी थी। 284 एक स्टॉप लॉस। गौरव जब केयर में कर सकते हैं, मुझे लगता है ज़्यादा अग्रेसिवली तो नहीं, लेकिन आपको एक 274 से 276 के लेवल से एक बार आपको देखने मिल सकते हैं। तो अगर आपको 2% का रिटर्न मिलना पसंद है तो मुझे लगता है इट इज़ डूएबल। चलिए इस बीच कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। एक बार जो कैश के गेनर्स हैं उनको देख लेते हैं। कैश के गेनर्स में जय भारत मारुति है जो कि 13% ऊपर है। और एक काउंटर जिस पर अच्छा मूव है वो है वोकहार्ट, ये करीब 9% ऊपर अच्छी वॉल्यूम्स के साथ चला है। एस्कॉर्ट्स है जो कि 7% ऊपर है। रेमंड सुबह से होल्ड कर रहा है, अभी 6.5% ऊपर है। इसके अलावा रुचिरा पेपर सुबह से अच्छा चल रहा है, 5.5% ऊपर है। ईल्ड वाइज ये करीब 5.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। वोकहार्ट पर अनुज आपका व्यू क्या है? काफ़ी पॉजिटिव हूँ आमिर शॉर्ट टर्म के लिए। मुझे लगता है कि एक बार का जो ये अपमूव चालू हुआ है वो तकरीबन 835 840 तक के लिए तो ज़रूर से एक बार एक्सटेंड होना चाहिए। आज वॉल्यूम्स के साथ इसने फाइनली जो ब्रेकआउट दिए हैं 730 के ऊपर के, मुझे लगता है कि एक बार ज़रूर से कोशिश होगी कि तकरीबन 820 830 की रेंज तक जाए, जो इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। मेरे ख्याल से उस लेवल तक के लिए शॉर्ट टर्म अपट्रेंड ज़रूर से इंटैक्ट है। किसी भी लॉन्ग पोजीशन के लिए इस वक्त अगर देखें तो 735 से नीचे के स्टॉप लॉसेस मेंटेन करने पड़ेंगे। इनिशियली तकरीबन 820 के टारगेट होंगे और एक बार वो लेवल नेगोशिएट होते हैं तो मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड भी चालू हो सकता है वो कार्ड में। ठीक है। मैक्लॉयड F&O से बाहर आ गया है, हालांकि इस पे 20% का सर्किट भी लग गया, लेकिन आज ये करीब 4% की बढ़त के साथ दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास है। नीलेश, ये कमोडिटी बेस्ड शेयरों में कुछ एक्सपोजर आप बढ़ाएंगे क्या, जिनका साइक्लिक इफेक्ट दिखता है? जिससे रबर काफ़ी ऊपर पहुंचा लेकिन अब थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। चाय और चावल के शेयरों की प्राइसिंग अच्छी है, सस्टेन हो रही है और डिमांड में भी ऐसा कोई कमी नहीं है। ये जो साइक्लिक नेचर वाली कमोडिटी से जुड़े हुए शेयर्स हैं, क्या इनमें कुछ एक्सपोजर बढ़ाएंगे? कमोडिटीज़ में एक्सपोजर आपको तब बढ़ाना चाहिए जब प्राइसेस काफ़ी घट चुके हैं एंड कोई देख नहीं रहा है। बट अभी आप देखिए उनमें ऑलरेडी काफ़ी रैली हो चुके हैं कमोडिटी प्राइसेस में एंड स्टॉक प्राइस जो है उसको ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। तो इस लेवल पे अगर आप लेंगे तो आपका रिस्क जो है बढ़ जाता है, क्योंकि अगर कमोडिटी साइकिल रिवर्स हो गया तो डाउन साइड रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। तो एटलीस्ट इन्वेस्टर्स को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा इस माहौल में, क्योंकि आप ग्लोबल एक्सेस लिक्विडिटी का माहौल चल रहा है, फंडामेंटल ड्रिवन नहीं है एंड कभी भी अगर रिवर्स हो गया तो काफ़ी शार्प लॉसेज आ सकते हैं। तो एटलीस्ट हमारा तो कोई एक्सपोजर नहीं है इस स्पेस में, प्योरली ऑन वैल्यूएशंस एंड कंसर्न्स ऑन कमोडिटी साइकिल।